नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो 8 बजे में बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के बंगाल बिहार दौरे की। तो पीएम आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं और इस दौरान किन परियोजनाओं की वो सौगात देने जा रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। इसकी बात हम करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि पीएम मोदी का बिहार और बंगाल दौरा अहम आखिर है क्यों। और फिर बात होगी स्ट्रे डॉग्स की, यानी कि आवारा कुत्तों की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला जो है वो आएगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्ते के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा। इस दौरान आपको पूरा मामला हम समझाएंगे, बताएंगे कि आवारा कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम के आदेश के बाद क्या कुछ हुआ। और उसके बाद बात होगी जानबूझकर माहौल बिगाड़ने वालों की, जिन पर पुलिस अब नकेल कस रही है। ऐसे लोग समाज के लिए कितने खतरनाक है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और फिर बात होगी असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की और जमीयते उलेमाए हिंद के बीच तकरार की। जमीयते उलेमाए हिंद हिमंता बिस्वा को क्यों सीएम पद से हटाने की मांग कर रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे विस्तार से। बिल्कुल, और ये तमाम खबरें होगी जिन पर आज हमारी नजर होगी। आपको एक एक खबर हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब बात करते हैं आज के मूड की। आज मूड सियासी है। बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर पहले ही विपक्ष वोट अधिकार यात्रा कर रहा है और ऐसे में पीएम का दौरा कई मायनों में अहम है। तो वहीं बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर भी तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी बिहार के बाद बंगाल भी जाएंगे। तो देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे और बिहार से बंगाल तक पीएम मोदी सौगातों की बरसात करने वाले हैं। गया जी से देखिए बिहार की जनता को 13,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार के बुनियादी ढांचे, साथ ही ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास और पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति होने की जो है वो संभावना है। साथ ही साथ देखिए कि गंगा नदी पर बने ओटा सिमरिया पुल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। तो बंगाल में भी पीएम मोदी 5,200 करोड़ की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा बंगाल के सियालदह शहर को मेट्रो की सौगात मिलेगी। बक्सर में 660 मेगावाट की बिजली परियोजना की सौगात के साथ होमी भाभा कैंसर अस्पताल को 520 करोड़ रुपए की लागत से बने एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन होगा। तो वहीं पीएम गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन की भी शुरुआत करेंगे। पटना के मोकामा में 8.15 किलोमीटर लंबा ओंटा सिमरिया पुल की भी सौगात देंगे और इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए बनाया गया है और यातायात जाम की समस्या को भी ये कम करेगा। तो बंगाल में कोलकाता मेट्रो की 3 नई परियोजनाएं भी शुरू होंगी। 1200 करोड़ की लागत वाली 7.2 किलोमीटर लंबी कोना एक्सप्रेसवे परियोजना का भी शिलान्यास होगा। और वहीं देखिए कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार बिहार आ चुके हैं और आज पीएम मोदी 7वीं बार जो है बिहार आ रहे हैं। बिहार में सियासत का दौर जारी है क्योंकि चुनाव होना है और इस बीच में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। और वहीं बिहार में वोट चोरी के आरोप के मद्देनजर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच में पीएम मोदी का ये दौरा सियासी रूप में काफी अहम माना जा रहा है। तो वहीं बात करें अगर हम बंगाल की, तो इस साल देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा बंगाल का दौरा है। पिछले दौरे के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के हमला बोला था। और वहीं बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि कोलकाता के विकास के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है, जबकि बंगाल में देखिए तो टीएमसी जो है प्रवासियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए है।
बिल्कुल। और देखिए बिहार को भी जो सौगात मिलने जा रही है किरण, यहाँ पर ये समझा जा सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं आगामी समय में चुनाव होने हैं, इसलिए कोशिश सभी दल ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाओं की शुरुआत की जाए या घोषणाएं कर दी जाए। कुछ ऐसा होता अब दिख भी रहा है, यानी कि बिहार वासियों को बहुत ज़्यादा लाभ अब मिलने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा जो है वो तो राहुल गांधी निकाल ही रहे हैं और ऐसे में लगातार एसआईआर को लेकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी भी दूसरी तरफ किस तरह से घोषणाओं का अंबार लगा रही है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखो गीतू, आज ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और एक तरफ में वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी है, तो सबसे ज्यादा भीड़ कहां जुटने वाली है, क्योंकि यही भीड़ बताएगी, यही लोगों का हुजूम बताएगा कि बिहार में आखिरकार कौन है, किसके लिए एक जो है एक पॉजिटिव है, किसके लिए नकारात्मक स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। यानी जनता जो है वो किस तरफ झुकी हुई है, वो लगभग इसके जरिए जो है वो पता चले कि यहाँ पर संभावना है। और ऐसे वक्त में हमने देखा है कि बीजेपी हर बार उस वक्त को जरूर चुनती है जब विपक्षी दलों की तरफ से कुछ खास होने जा रहा होता है, और ऐसे में अपने तरफ से एक तरह से उनसे दाव चल दिया जाता है, या फिर एक कहे कि एक तुरुप का इक्का जो है वो फेंक दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्रेज वैसे ही लोगों के बीच में बहुत है। जब वो जाते हैं और जिस तरह से बिहार की जनता या बंगाल की जनता को वो संबोधित करते हैं, तो लोग जो है हुजूम जो है उनसे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो होने वाला है और ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए चुनावी माहौल है और ऐसे में सभी दल लगे हुए हैं किसी भी तरह से जो वोटर्स हैं उन्हें लुभा लिया जाए। ऐसे में जो विपक्ष लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अगर सत्ता पक्ष में एनडीए आती है तो किस तरह से यहाँ पर आपके लिए नुकसानदेह ये साबित हो सकता है, क्योंकि आपके जो वोटर अधिकार हैं उन पर ही यहाँ पर एक तरह से मानिए कि प्रहार कर दिया गया है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि विपक्ष जनता को समझाता हुआ नजर आएगा, लेकिन किरण बिहार की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। बिल्कुल, और इसी पर नजर तो हमारी बनी रहेगी कि आखिरकार बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं गीतू, और सवाल आम आदमी का हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए आम आदमी से जुड़ी खबरें तो हर बार और हर दिन हम दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से देखिए आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला पहले आया था, फिर उसके बाद कोर्ट का रुख किया गया था, और अब देखिए अंतिम फैसला जो है वो आज सुनाया जाएगा। 3 जजों की जो बेंच है वो अपना आदेश यहाँ पर सुनाएगी। इस बीच में दिल्ली वालों के बीच बेचैनी है कि क्या स्ट्रीट डॉग्स अब शेल्टर्स में भेजे जाएंगे या फिर जनहित याचिकाओं को देखते हुए कोर्ट आदेश पर रोक लगाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, और सबकी निगाहें इस पर है। डॉग लवर्स के लिए आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना अहम फैसला सुनाएगा, और इससे पहले 14 अगस्त को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। और अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाएगा या फिर ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए 11 अगस्त को दिए एक आदेश में ये कहा था कि सड़क पर घूमने वाले जो आवारा कुत्ते हैं वो अलग से शेल्टर होम उनके लिए बनाए जाए। मगर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, खासतौर से जो एनिमल लवर्स है, पेट लवर्स है, डॉग लवर्स है, उनकी तरफ से ये याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई। और सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की स्पेशल बेंच है उन्होंने 14 अगस्त को जो है इसको लेकर के सुनवाई की थी। जिरह का दौर भी चला था, उसमें अपने अपने पॉइंट्स को हर तरफ से रखा गया था, लेकिन उस वक्त में ये फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं अब देखिए कि डॉग लवर्स इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर भी उतर आए। हमने इंडिया गेट की वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाई थी, और अब आज सुप्रीम कोर्ट जो है अंतरिम ऑर्डर जो है उनके तरफ से जारी किया जाएगा, और करके जो स्पष्ट है वो किया जाएगा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के निर्देश पर किसी तरह की कोई रोक की आवश्यकता है, जरूरत है कि नहीं है, या फिर जस्टिस विक्रमनाथ या फिर जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 न्यायाधीशों की जो पीठ है ये महत्वपूर्ण फैसला जो है आज सुनाने वाली है, जिसपे हर किसी की निगाहें जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल, और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आदेश जारी किया, साथ ही उन लोगों के लिए हेल्पलाइन बनाने के निर्देश भी दिए थे जो कि डॉग बाइट के शिकार हैं। इसके बाद 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था
कि साल 2024 में देश भर में डॉग बाइट्स के 37.15 लाख केस दर्ज हुए हैं, यानी हर रोज करीब 10,000 लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 305 लोगों की मौत कुत्तों के काटने से ही हुई है और 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कोर्ट आवारा कुत्तों के जीवन के प्रति भी सहानुभूति रखता है और अब आज इस पर अहम फैसला आएगा। तो देखिए, अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है। किरण, दोनों ही पक्षों को अगर हम समझें तो यहाँ पर एक पक्ष ये कह रहा है कि आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज हो रही है, बच्चे परेशान है, कई बार बहुत ज्यादा जानलेवा होता है। वहीं जो डॉग लवर्स हैं वो भी इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप शेल्टर होम में इन सभी डॉग्स को रख देंगे तो उस वक्त जो इनकी जो दिनचर्या है उस पर एक बहुत बड़ा असर होगा और ये संभव कैसे होगा, ये भी नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। बिल्कुल, व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन अगर हम कुत्तों की संख्या दिल्ली एनसीआर के अंदर में देख ले तो 10 लाख से ज़्यादा के करीब है। और ऐसे में अब तक, क्योंकि जब से आदेश दिया गया है तब से ये कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी, तो कुछ शेल्टर्स होम में तकरीबन देखिए 5,000 के करीब जो कुत्ते हैं उनको जो है शेल्टर होम में ले जाया भी गया था। लेकिन उसके बाद जो है खुद एक याचिका इनके तरफ से भी दायर की गई थी कि अब रोक लगाई जाए क्योंकि शेल्टर होम नहीं है। तो व्यवस्थाएं आपको बहुत करनी पड़ेगी अगर आदेश ये आता है कि शेल्टर होम में भेजा जाए। लेकिन वहीं देखिए कि बच्चे बहुत ज्यादा इससे प्रताड़ित हैं। हमने ऐसी कई खबरें, बुराड़ी की खबर देखी है, हमने दिल्ली एनसीआर में कई जगह ऐसा देखा है कि बच्चे जो है उनकी जान जो है उस पर बनाती है और कई बच्चे जो हैं वो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो सोचिए उन माता पिता का, उस बच्चे का जो कुत्ते के काटने से, नोचने से उनकी जिंदगी चली गई, ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे में एक बहुत बड़ा फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। ये 3 सदस्य जो बेंच है उनकी तरफ से ये दिया जाएगा और निगाहें हर किसी की है। डॉग लवर्स हैं, लेकिन देखिए डॉग लवर्स को भी इस बात को समझना होगा कि अगर उससे छोटे छोटे बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके ऊपर में ये हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको उसके प्रति भी जो है अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की जरूरत है कि बच्चे पर ये कुत्ते जो है हमला ना करें। इसके पीछे में देखिए, जब मैं अभी ग्राउंड पे गई भी थी इसी मुद्दे को लेकर के, लोगों से जब बातचीत भी गीतू हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए डॉग बहुत ज़रूरी है क्योंकि चोरी होती है और ऐसे में डॉग जो है इन चीज़ों से बचाते भी हैं कई बार, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उनका ये कहना था कि नसबंदी बहुत अच्छा फैसला है, बिल्कुल शेल्टर होम से बेहतर है। बिल्कुल, और यहाँ पर किरण काम करना चाहिए नसबंदी को लेकर ताकि इनकी जो जनसंख्या है वो ना बढ़ने पाए, और इस पर अगर काम होगा तो जाहिर सी बात है साथ ही साथ एंटी रेबीज की जो इंजेक्शंस हैं वो लोगों को तो लगेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इन डॉग्स को भी इन इंजेक्शंस को लगाना चाहिए जिससे कि रेबीज का खतरा ना बढ़े। और चलिए अब बात कर लेते हैं सोच की बात की। तो जी अगला सेगमेंट है हमारा सोच की बात का, जिसमें आज हम बरेली को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर धार्मिक जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और मामला दर्ज किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर धार्मिक जुलूस में नफरती नारेबाजी क्यों हो रही है। और बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने सर तन से जुदा का जो नारा है वो लगाया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। अब देखिए, भड़काऊ नारेबाजी करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। इस मामले में पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जो है वो की जा रही है। और देखिए, वायरल वीडियो के जरिए नारे लगाने वालों की पहचान की कोशिश भी हो रही है। इसी के साथ इस तरह के भड़काऊ पोस्ट से बचने की अपील की गई। बिल्कुल, दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर इमाम अहमद रजा बरेलवी के 107वें उर्स की शुरुआत हो गई है और इस दौरान सांप्रदायिक नारेबाजी की घटना भी सामने आई। दावा है कि उर्स में आए कुछ लोगों ने सर तन से जुदा जैसे विवादित नारे लगाए और इस कारण एक समुदाय में रोष फैल गया। कुछ लोगों ने किसी तरह सभी को समझा बुझाकर शांत करा दिया, लेकिन वीडियो पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के भड़काऊ नारे लगाना पूरी तरह से गलत है और ऐसे कृत्यों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और इन्हें रोका जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने नारेबाजी करने वालों को नासमझ करार देते हुए ऐसी हरकतों से बचने की अपील की है। तो देखिए, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता नासमझ है और आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले। ऐसे लोगों पर किरण सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए,
पुलिस इसको लेकर के कार्रवाई कर रही है। जैसे ही हिंदू संगठन के एक नेता के पास में जो है ये वीडियो आता है, वहीं पर किसी लोकल ने जो है ये वीडियो बनाया, उसके बाद वो आगे भेजते हैं, जिसके बाद जो है वो पुलिस के पास टैग करते हैं और बोलते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक तरह से जो ये कोशिश की जा रही थी सौहार्द बिगाड़ने की, इसमें कहीं ना कहीं ये नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि देखिए लोग जरूर सुन रहे हैं लेकिन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसको लेकर के। और हिंदू संगठन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है पुलिस कार्रवाई करे, कानून कार्रवाई करे, हम किसी तरह से जो है यहाँ पर अपनी तरफ से हिंसा दिखाना या नाराजगी जताना ये हम नहीं करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर अपील जरूर करते हैं कि जल्द से जल्द इसको लेकर के कार्रवाई हो। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ युवक आपत्तिजनक नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखने में यह प्रकरण थाना कोतवाली का प्रतीत हुआ। चौकी प्रभारी कुतुब खाना द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में बीएनएस की सुसंगत धाराओं में 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी तथा अन्य माध्यमों से इन युवकों के पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इनकी पहचान करते हुए इनके विरुद्ध आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमे का विधिक निस्तारण किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, फिलहाल अगर इस पूरे मामले को हम समझे तो क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है और कोई बड़ी कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, क्योंकि अभी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इनको खंगालने में लगी हुई है, इनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। तो सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन्हें चिन्हित कर रही है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। बिल्कुल अंबुज, देखिए जिस तरह से ये जो है पुलिस को टैग करके इंस्टा पे इस वीडियो को डाला गया था और हिंदू संगठन के नेता उनकी तरफ से ये कहना था कि जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो, लेकिन इसमें देरी भी हो रही है। ऐसे में ये समझना कि कहीं ना कहीं हिंदू संगठन की तरफ से कई बार ये कहा गया कि जल्द कार्रवाई हो, अन्यथा हम सड़कों पर उतर आएंगे, क्योंकि सौहार्द बिगाड़ने की इनकी कोशिश है। ये सर तन से जुदा के जो नारे लगा रहे हैं कहीं ना कहीं नाकाबिले तारीफ है और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में इस दिशा में क्यों पुलिस अभी भी जो है उनके हाथ खाली हैं, क्यों अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि सबके चेहरे जो है वो साफ तौर से जो है नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, उर्स में देश विदेश से शामिल होने के लिए जगह जगह से लोग आए हुए थे, तो ऐसे में पुलिस को उनको चिन्हित करना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए पुलिस सारे सीसीटीवी खंगाल रही है और उनके बारे में पता कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये कार्रवाई होनी बहुत जरूरी भी है, वरना इस तरह के जो हौसले हैं इन लोगों के, असामाजिक तत्वों के, वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद अंबुज इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। असम सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। असम से उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है जो वहां के नागरिक नहीं हैं और जिन्होंने वहां अवैध कब्जा किया है। इस कार्रवाई में 50,000 से ज्यादा परिवारों को बेघर किया गया है और इसी मुद्दे पर जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देश भर से कार्यकारी समिति के सदस्यों ने जूम के माध्यम से हिस्सा लिया और समिति ने असम में चल रही बेदखली की कार्रवाई पर गंभीर चिंता भी जताई है। तो कार्यकारी समिति ने राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश से असम के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। और वहीं देखिए कि जमीयत ने स्पष्ट किया है कि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि असम में देखिए बेदखली की जो प्रक्रिया है वो धर्म के आधार पर इसका भेदभाव किया जा रहा है, ये जमीयत उलेमाए की तरफ से कहना है। ऐसे में देखिए कि बैठक में असम के मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर चर्चा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम केवल मियां मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं और इस बात का प्रमाण है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो मुस्लिम दुश्मनी की भावना से जो है वो की जा रही है। इसका एक गंभीर उदाहरण ये भी है कि अब तक विस्थापित किए गए 50,000 से अधिक परिवार 100% मुसलमान हैं। ये रवैया न केवल भारत के संविधान के विपरीत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों के खिलाफ भी है, उसका उल्लंघन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखिए कि कार्यकारी समिति ने यह भी मांग की है कि अब तक उजाड़े गए सभी परिवारों के लिए एक सरकार तत्काल वैकल्पिक आवास या फिर पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो करे। बेदखली की किसी भी कार्रवाई से पहले पारदर्शी और निष्पक्ष एक सर्वेक्षण कराया जाए। सभी कानूनी आवश्यकताओं और मानवीय मूल्यों का यहाँ पर पूरा सम्मान किया जाए।
बिल्कुल। और देखिए, असम में मुसलमानों पर अत्याचार बंद करने को लेकर जिस तरह से अब ये सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि एक गंभीर उदाहरण ये भी है कि अब तक विस्थापित किए गए 50,000 से अधिक परिवार 100% मुसलमान हैं। और यहाँ पर ये रवैया न केवल भारत के संविधान के विपरीत है किरण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से कार्यकारी समिति ने यह भी मांग की कि अब तक उजाड़े गए सभी परिवारों के लिए सरकार तत्काल वैकल्पिक आवास और पुनर्वास की व्यवस्था करे, वहीं बेदखली की किसी भी कार्रवाई से पहले पारदर्शी और निष्पक्ष सर्वेक्षण भी कराया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभी तक देखिए इसको लेकर के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जो है कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है, या सरकार के अन्य मंत्रियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर इनको बेदखल किया जा रहा है तो अब इस पर उनका क्या कहना है, क्यों बेदखल किया जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि असम का जो एक बॉर्डर एरिया है वो काफी ज्यादा जो है लगता है जहां से इस तरह से लोग जो है वो घुस जाते हैं और भारत में रहने लगते हैं, असम में कहीं ना कहीं वहां पर रहने लगते हैं। और इससे पहले की जब सरकार थी तब वहां की नागरिकता भी उनको जो है वो मिल जाया क्या करती थी। जैसे हम वेस्ट बंगाल में भी देखते हैं कि भारी संख्या में वहां पर रोहिंग्याज है, बांग्लादेशी, और असम में भी देखिए ऐसे ही बांग्लादेशियों की संख्या, मुसलमानों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ है। दिक्कतें वहां पर ऐसी नहीं है कि उनको जो है बॉर्डर एरिया में रोका जा सके, काफी दूर दूर तक जो है वो फेंसिंग जो है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे में बहुत आसानी से जो है वो एंट्री कर भी जाते हैं। इसका जिक्र देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह से हम जो है वो कार्रवाई करेंगे और यहाँ पर जो भी अवैध तौर पर रह रहा है उनको हम वापस। लेकिन किरण, यहाँ पर ये देखिए, अब इससे कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा जा रहा है, और जब कहीं भी हम ये देखते हैं कि धर्म बीच में आता है तो फिर जाहिर सी बात है जो कार्रवाई है वो फिर नहीं हो पाती है, क्योंकि लगातार इसको लेकर राजनीति होने लगती है। अगर कोई अवैध प्रवासी है जो भारत में रह रहा है, फिर वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बेदखली बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी जिस तरह से एंट्री करता है गलत तरीके से, वो गलत ही माना जाएगा, फिर उसमें धर्म को बीच में लाना गलत है। नहीं, और हर बार यही होता है, विपक्षी दल किसी भी तरह से राजनीति करने से बाज नहीं आते, और ऐसे में एक समुदाय को जो है बरगलाने की उनकी तरफ से कोशिश भी होती है। और ऐसे में ये देखिए कि आपको बांग्लादेश में जो है हिंदू बहुत ही कम जो है वो मिलेंगे जो वहां से विस्थापित होकर के जो है वो भारत में आ रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ पर कानून जो है वो बनाया भी जा रहा है कि जो हिंदू प्रताड़ित हैं और माइनॉरिटी में है दूसरे देशों में, वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, उनके लिए वो जगह है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक ही है। और मुसलमान राष्ट्र की अगर हम बात करें तो कई सारे हैं, कई सारे ऐसे कंट्रीज। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर किरण ये माना जाए राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार अपना काम करती रही।